हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। जैसा कि पता है आपको कि जो हमारी सक्सेस स्टोरी सीरीज है, इसमें संडे को आपको एक वीडियो मिलती है। हमारे साथ होते हैं एक स्पेशल गेस्ट और उन गेस्ट से हम डिस्कस करते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी को, उनके स्ट्रेटजी को, उनके प्लानिंग को और उनका जो एजुकेशन कैरियर है उसको। तो आज के लिए जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं भानु सर हैं। बेसिकली ये असिस्टेंट मैनेजर हैं आईओसीएल में। गेट के थ्रू इनका सिलेक्शन हुआ था। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो पीएसयू ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इनका जो एक्सपीरियंस है, इनकी जो प्लानिंग थी, इनकी जो स्ट्रेटजी थी, किसी न किसी वे में आपकी हेल्प करेगी। तो हमने डिटेल में डिस्कस किया इन सारी चीज़ों को। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और उन्हीं से जानते हैं उनकी कहानी और उनकी स्ट्रेटजी। तो जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, भानु सर अब हमसे कनेक्ट हो चुके हैं। सर जी, थैंक यू सो मच एंड मोस्ट वेलकम। थैंक यू भाई। तो सर जी, पहला क्वेश्चन हमारा आपसे यही है कि आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है, हमें पता है आईओसीएल में हो डेफिनेटली। तो एलिमेंट्री एजुकेशन जो बेसिक शिक्षा कहते हैं, आपकी कहाँ से हुई है? और ये जानना चाहेंगे कि बचपन में जैसे कुछ बच्चे होते हैं एकदम होनहार स्टूडेंट, टीचर के फेवरेट, ठीक है, पहले डेस्क पे बैठने वाले, सारे क्वेश्चन के जवाब देने वाले, और पेरेंट्स मीटिंग में उनका रिव्यू ऐसा आता है कि आपका बच्चा बहुत होनहार और बड़ा होकर कुछ करेगा। तो ऐसा कुछ आपके बारे में भी था या फिर नहीं ऐसा तो कभी कुछ नहीं था। जैसे मैं हूँ गोरखपुर के पास, एक देवरिया करके डिस्ट्रिक्ट है, वहीं का रहने वाला। उसके पास में एक छोटा सा गांव है। और शुरू का मतलब स्कूलिंग मेरा मोस्टली 10th के बाद से लगभग गोरखपुर में हुआ है। और स्कूल में मैं कुछ भी होनहार नहीं था, मीडियम एवरेज स्टूडेंट था। लगभग परसेंटेज ऐसे ही 70-80 ऐसे ही आता रहता था। जो सीबीएसई बोर्ड में उस समय कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता था, एक एवरेज स्टूडेंट का जो आता है नंबर, वही रहता था। बाकी जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग वाली बात है, वो मेरे घर वाले कभी मेरे स्कूल में गए ही नहीं। चाहे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मुझे कुछ भी पनिशमेंट मिल जाए, नहीं, उनको मतलब नहीं जाना था। कई बार ऐसा होता है, कुछ बच्चे बहुत चालाक होते हैं, अपने पेरेंट्स को बताते नहीं कि मीटिंग है। तो ऐसा कुछ नहीं करते थे नहीं, फिर? मैं बताता भी नहीं था कि मीटिंग है, और उनको जाना भी नहीं था। खैर, अच्छा, मैंने तो एक दो बता। बार पूछा था कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है हमारे स्कूल में, अगर आप लोग को कभी जाना है। उन्होंने बोला नहीं नहीं, इस सब के मामले में हमको नहीं पढ़ना है, तुम अपना जाओ पढ़ाई करो, फीस जब चाहिए ले लेना। मतलब और जो क्या पिताजी को इस बात का भरोसा था कि अपना लड़का अच्छा है, कुछ गलत नहीं करेगा, या इस बात का भरोसा था कि ठीक है जो कर रहा है कर अपनी मर्जी से, कोई बात नहीं? हाँ, मतलब पिताजी की तरफ से मैं फ्री था एकदम, कि जो कर रहे हो करो, बस ठीक है, बाकी जो होगा देखा जाएगा आगे। अगर कुछ लगे बढ़िया निकल रहे हो पढ़ने में तो ठीक है, पढ़ाएंगे। नहीं तो मेरे पिताजी का बैकग्राउंड थोड़ा मतलब फोर्स वाला है, कि वो यूपी में एक पीएससी करके एक होता है पुलिस डिपार्टमेंट में, तो हाँ। उसमें है। तो अच्छा कहता अच्छा। ठीक है, अगर कुछ पढ़ के निकल गए तो ठीक है, अदरवाइज यही पुलिस वुलिस में लग जाओगे। अच्छा, हाइट वाइट थी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाँ, इसी में लगवा उसमें देंगे। कोई हाँ दिक्कत था नहीं। रनिंग वनिंग स्टार्ट कर देना, जब भी लगे नहीं होगा पढ़ाई तो फिर हाँ। इसमें आ जाना। अच्छा, हाँ, तो ये हाँ। जब इतना सारा कुछ था कि अब रनिंग वनिंग वाली माइंड में बात थी, तो इंजीनियरिंग में आना कैसे हो गया? कैसे लगा कि अब इंजीनियरिंग में ना जाना चाहिए? किसका मन किया, क्या सोचा, क्यों इंजीनियरिंग में कैसे आ गए? 10th 12th में, जब मैं 12th में एडमिशन हुआ था, तो उस समय सब लोग का ऐसे ही था कि आईआईटी कर रहे हैं, आईआईटी कर रहे हैं। मेरे भी दिमाग में आया सुन सुन के कि चलो हम भी आईआईटी की तैयारी कर लेते हैं। अच्छा तो आईआईटी की तैयारी का सोचे। फिर हुआ ये कि मतलब आईआईटी की तैयारी के टाइम पे एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया मेरा, और मेरा लेफ्ट लेग फ्रैक्चर हो गया था, मतलब एग्जाम से 2 महीना पहले। तो इस वजह से कहीं सिलेक्शन तो नहीं हुआ। फिर मतलब फाइनली ये हुआ कि चलो ठीक है, पापा ने बोला तुम तैयारी कर रहे थे तो बीटेक कर ही लो, चलो एडमिशन ले लो, जो भी रैंक आया यूपीटीयू में। तो फिर वही एडमिशन ले लिया और इंजीनियरिंग स्टार्ट कर दिया, ऐसे ही कि जैसे सब लोग ले रहे थे तो मैंने भी ले लिया इसी टाइप से एडमिशन। ऐसा कुछ स्पेशल नहीं था कि हाँ यही करना है, ऐसा कुछ नहीं था दिमाग में। अच्छा, इवन मतलब मैंने मतलब जब मैं 11th में था तो मैं सोचा था कि एनडीए का ट्राई करता हूँ। मैंने 11th में ही एनडीए का एग्जाम भी दिया था कि चलो चलेंगे आर्मी में, चलेंगे, मेरा उधर था कि मुझे आर्मी वार्मी में जाना है। बट हुआ नहीं था उस समय सिलेक्शन, तो छोड़ दिया फिर। इससे पहले भी हमने एक इंटरव्यू किया था। ये लगता है कि बच्चों में शुरू में अपने इधर के जो यूपी के हैं उनमें आर्मी का रहता ही रहता है सबका। है उन्होंने भी हाँ, बोला हाँ। था कि हमें आर्मी में जाना था, बट नहीं हो पाया। अब इसमें आ गए एसएससी सीजीएल में। खैर, लेकिन अभी मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी मैंने अपना वो ड्रीम पूरा कर लिया है। कैसे? अभी क्या है कि हम लोग का इंडियन ऑयल का एक मतलब टेरिटोरियल आर्मी जो होता है अपने आर्मी में, हाँ हाँ। उसमें एक डिपार्टमेंटल टेरिटोरियल आर्मी होता है, जिसमें मतलब सबको ये मेंटेन करना होता है
कि मतलब अगर कभी भी स्ट्राइक हो, इमरजेंसी हो, इन एनी केस, तो मतलब ये ऑयल पीएसयूज जो हैं या फिर जो रेलवे है, ये लोग के कुछ पर्सन्स आर्मी में इंडक्ट किए जाते हैं। अच्छा, ताकि इमरजेंसी के समय पे जब नॉर्मल पब्लिक काम ना कर पाए तो ये लोग काम करें। तो मैं अभी ट्रेनिंग दी उसमें जाती है क्या? लेफ्टिनेंट हूँ। अच्छा, हाँ, ट्रेनिंग दी जाती है तो क्या? मैं अभी, हाँ, हर साल 1 महीने के लिए मैं आर्मी में जाता हूँ। अच्छा, वहां पे 801 यूनिट में मैं लेफ्टिनेंट हूँ अभी। अरे लेफ्टिनेंट साहब, मतलब डबल पोजीशन लेके घूम रहे हो आप, हाँ? तो कुछ हाँ, एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलती हैं आर्मी की, कुछ ऐसा भी है कि बस? रैंक मिलता है, वहाँ की अच्छा, वर्दी, 1 महीने जो वहाँ रहेंगे आर्मी वालों के साथ कैंप में रहते हैं, वहाँ 1 महीने पूरी ट्रेनिंग होती है, ब्रिगेड में, यूनिट अच्छा, में। अच्छा, इंजीनियर्स वहाँ पे आर्मी में इंजीनियर्स क्या काम करते हैं उनके साथ 1 महीने अटैच होके काम करते हैं, 1 महीने। अच्छा। बाकी 11 महीने आईओसीएल में काम करते हैं। ओके, ओके। तो चलिए अब अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि जो ये आईयूसीएल का होता है, जब मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं जब इंजीनियरिंग करते हैं तो अक्सर टारगेट यही होता है कि या तो ईएससी में हो जाए, आई पीएसयूज में हो जाए। हम्म, और पीएसयूज में ये जो महारत्ना कंपनियां हैं तो खैर बढ़िया ही हैं, इनमें हो जाए तो सबका एक ड्रीम तो होता ही है। अब बाकी अलग किसी का उससे बड़ा वाला ड्रीम है, यूपीएससी है, किसी का और है तो अलग की बात है, बट मैक्सिमम लोगों का ड्रीम यही होता है कि आईओसीएल में हो जाए, गेट अच्छे रंग से क्लियर हो जाए। तो डेफिनेटली हम्म। आपका गेट के थ्रू ही हुआ था इसमें, आईओसीएल में। हाँ, हाँ, हाँ। तो कैसे, मतलब क्या प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी रही, कोचिंग किया था आपने, क्या प्लानिंग किया, या इधर कैसे आना हुआ, क्या सब कुछ बताइए उसके बारे पहले में। तो मैं स्टार्टिंग जब बीटेक स्टार्ट किया तब से बताता हूँ कि बीटेक में तो मेरा मन तो स्टार्टिंग में ऐसे ही एडमिशन ले लिया था, उसी टाइप का था। तो अच्छा, कुछ खास स्टार्टिंग मेरा 2 साल तो ऐसे ही था बीटेक में कि बस चल रहा है, कैसे भी कर रहे हैं। बैक्स भी आ गई, इंटरनल भी बैक लगा, एक्सटर्नल भी बैक लगा, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। कौन कौन सब्जेक्ट में बैक लगा था? एक तो अपना मेन थर्मोडाइनेमिक्स में ही लग गया था, जो अच्छा, होता है। थर्ड और सेमेस्टर एक में? इलेक्ट्रिकल, हाँ, थर्ड नहीं, फोर्थ सेमेस्टर अप्लाइड अच्छा, थर्मोडाइनेमिक्स में लगा अच्छा, था। अच्छा। जो मेन मतलब जो अपना कहिए तो एक तरीके से बेस है गेट हाँ, वगैरह के लिए, उसी में हाँ। मेरा बैक था। अच्छा, और इंटरनल भी बैक लगा था, जो कि इलेक्ट्रिकल का एक सब्जेक्ट होता था अपने थर्ड सेमेस्टर में, आई थिंक, इलेक्ट्रिकल मशीन्स वगैरह करके। इलेक्ट्रिकल मशीन। तो उसमें भी मेरा इंटरनल भी बैक लगा था, लेकिन फिर भी मैं फ्री रहता था एकदम, क्योंकि मुझे हमेशा भरोसा था मैं जब चाहूंगा तब पास तो हो ही जाऊंगा। मतलब यहाँ पे एक मैसेज तो भी है कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि बैक लग जाता है अगर उनका, तो ऐसे ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि जब यार यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं निकल रहा है तो फिर गेट कहाँ से निकलेगा, या फिर बाकी क्लास हाँ, वाले भी उसकी इमेज बना लेते हैं कि ये तो डफर वाले कंडीशन में है, इनका कहाँ से होगा। हाँ, और हाँ, अगर कभी बोल भी दो तो मजाक भी बनाएंगे कि हाँ वही ये वही ये वही। ये गेट टॉप करेंगे, इनसे सब्जेक्ट तो निकल नहीं रही है, गेट टॉप करेंगे। तो तो मेरे हाँ, साथ भी वही था। हाँ, थर्ड ईयर तक तो मेरे आई थिंक 60 समथिंग % ही था टोटल, जबकि पीएसयूज में, ऑयल पीएसयूज में आने के लिए तो 65% चाहिए होता है। तो अच्छा, मैं तो एलिजिबल भी नहीं था बैठने के लिए थर्ड ईयर तक। अच्छा। और फिर मतलब उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं यार, अब तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो पुलिस वगैरह में जाने वाली एज भी खत्म हो गई है, और वो हाँ, वाला रास्ता बंद हो गया। तो हाँ, इधर तो पढ़ना ही है, कुछ और तो बचा नहीं है, तो पढ़ना तो है ही अब। हाँ, हाँ। तो फिर थर्ड ईयर में दिमाग में आया कि चलो ठीक है, अब क्या करना है, तो पीएसयूज का और इन सब का ध्यान आया, फिर मेडीजी का नाम सुना कोचिंग का। हम्म। तो फिर मैंने एडमिशन लिया वीकेंड बैच में, फोर्थ ईयर में ही। अच्छा। और मेरठ से फिर अप डाउन करते थे, वहीं से हम्म, कोचिंग करते थे। हम्म। फिर फाइनल ईयर में तो मेरा पहला टारगेट था कि अपना बैक वगैरह ठीक करें, और पहले तो परसेंटेज ठीक करें कि 65 से ऊपर रहे। अच्छा, जो कि फाइनली फोर्थ ईयर में हो गया था, 66% आ गया। अच्छा, जस्ट एलिजिबल कि मैं बैठ सकूं आईओसीएल के लिए, अच्छा, या अच्छा। फिर मतलब बाकी जो भी बाकी पीएसयूज पीएसयू हैं। से हैं, हाँ, 65 मिनिमम हाँ, और क्राइटेरिया वाले। हाँ, उसी साल जब मैंने अच्छे से तैयारी तो किया था, लेकिन हुआ नहीं, गेट में मैं क्वालिफाई भी नहीं हुआ उस साल। अच्छा, फर्स्ट ईयर में जो क्वालिफाई नहीं हुआ आपका? फर्स्ट ईयर में, मतलब जो फोर्थ ईयर के साथ साथ जो मैंने दिया था उसमें हाँ, क्वालिफाई नहीं हुआ। मतलब ऐसे ही, पता नहीं उस समय क्या कमियां रही, हालांकि वो बाद में मैंने जाके फिर टारगेट किया कि मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ थ्योरी थ्योरी पोर्शन पे ही ध्यान दिया था। क्योंकि अच्छा। स्टार्टिंग के 3 साल अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हो, आपका बेसिक्स ही नहीं क्लियर है, तो हम्म, पहले तो वही क्लियर करने में टाइम लग जाएगा। तो पहले बेसिक्स क्लियर करते रहा मैं, लेकिन गेट ऐसा एग्जाम है जिसमें सिर्फ बेसिक्स से काम नहीं चलेगा, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी होगी। बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं तो न्यूमेरिकल अगर आप नहीं हाँ, कर पाते हो तो फिर तो नहीं मुश्किल प्रैक्टिस है। किए तो उस समय आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो वही रीजन था कि पहला अटेम्प्ट में मेरा उतना अच्छा नहीं हुआ जो मैं फोर्थ ईयर के साथ साथ में दिया था, बट दूसरा, मीन टाइम, ये एक मेरे लिए अच्छी बात थी कि मेरा परसेंटेज वगैरह, बैक वगैरह, ये सब चीजें ठीक हो गई थी। उधर अब से मैं फिर रिमूव था? नेक्स्ट लिस्ट,
हाँ, नेक्स्ट और सिर्फ मेरा फोकस यही एक था। चीज ये भी कहते हैं कि गेट बहुत ही रैंडम एग्जाम है। कई बार क्या होता है ना कि आप दे रहे हो, पिछली बार अच्छी रैंक आई थी, दोबारा दे रहे हो, पता चले कि हाँ रैंक घट गई। तो ये हाँ रैंडम भी होता है, इसको लेके भी बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो कंफ्यूज होते हैं और डिप्रेस भी होते हैं। तो उनको भी ये देखना चाहिए कि आपका भी पहली बार में क्वालिफाई तक नहीं हुआ और दोबारा आप आईओसीएल कुछ नहीं में, हुआ। हाँ दोबारा आप हाँ, आईओसीएल में। मतलब जो गेट का कट ऑफ होता है वो भी नहीं क्लियर हुआ था, हाँ 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 हाँ। तो नहीं तो फिर इतनी यहाँ से बुरी हालत थी। ये फीलिंग नहीं आई यार कि लग नहीं रहा है होगा नहीं, साला ये क्वालिफाई तक नहीं हुआ मैं तो तैयारी करने के बाद, तो फिर कैसे हिम्मत कैसे जुटाए दोबारा प्रिपरेशन करने की? इस चीज में मतलब मैं क्लियर था कि ठीक है, इस साल तो मेरा ये था कि पहले मैं परसेंटेज वगैरह ठीक कर लूं, बेसिक्स अपने क्लियर कर लूं, तो मुझे लगा कुछ ना कुछ तो मैंने इस मामले में तो मैंने अचीव कर लिया है। हम्म। बाकी मुझे खुद पे हमेशा भरोसा था, और सबको ही होता है कि अगर मैं पढ़ूंगा तो हो तो जाएगा ही। जब इस एग्जाम एक ऐसी चीज है जिसमें पढ़ना ही है, इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता है ही नहीं, पढ़ हम्म। के ही होगा इतना पता है, और नहीं खुद में मतलब अगर बिलीफ है कि नहीं मैं बैठूंगा तो पढ़ लूंगा। फोर्थ ईयर में भी तो पढ़ा था ना फोर्थ ईयर में फोर्थ पढ़ा, ईयर में पढ़ा फिर था, उसके लेकिन बाद नहीं नहीं हुआ तो फिर कुछ तो हिम्मत डगमगाती है यार कि लगता है कुछ तो कमी है, या तो मैं इसके लिए नहीं बना हूं, ऐसा भी सोचने लगता है ना आदमी। नहीं, उस समय फिर मैंने सोचा नहीं हुआ तो ठीक है, अब तो इसके साथ मतलब वो लेना पड़ेगा, पंगा ही लेना पड़ेगा कि नहीं करना ही है, अब तो कैसे नहीं निकलेगा। अच्छा तो अच्छा। मैंने उस वे में उस चीज को लिया, ऐसा नहीं कि नेगेटिव वे में चला जाऊं कि नहीं अभी नहीं करना है, ऐसा हम्म। कुछ नहीं था। मैंने सोचा कि नहीं, अब तो अगर नहीं हुआ है तो अब अगली बार तो निकालना ही, अब तो ईगो पे बात आ गई है। अच्छा, चलिए तो हाँ, मतलब दूसरी बार की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रही आपकी? मतलब कैसे किया आपने, कितने घंटे आप पढ़ते थे? घंटे वाला तो जरूर आप बताना। और इस पे बहुत फोकस रहता है क्योंकि मुझे मैसेज इसके रिलेटेड बहुत आते हैं कि सर जी हम कितना घंटा पढ़ें कौन से एग्जाम के लिए, और क्या पढ़े वाला भी प्रॉब्लम होता है कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, पूरा सिलेबस पढ़ें, तो इससे रिलेटेड। तो अब आप जब दूसरी बार तैयारी करने गए तो क्या आपने दूसरी बार भी कोचिंग लिया या फिर सेल्फ स्टडी स्टार्ट की, और कितने घंटे पढ़ते थे, क्या स्ट्रेटजी थी आपकी, नोट्स वोट्स कैसे बनाते थे? थोड़ा उसके बारे में शेयर करेंगे तो बाकी लोगों को भी आइडिया मिलेगा। पहली बार जो मैंने कोचिंग किया था वो क्या वीकेंड बैच था, हम्म। तो उसमें अब कॉलेज भी साथ में चलता था। तो इस वजह से मुझे लगा था कि नहीं, कहीं कहीं जो कॉलेज की वजह से कुछ आ गया, सेमेस्टर्स आ गए या कुछ भी हो गया एग्जाम्स तो आ गए छूट हैं, जाए। हाँ। तो फिर मैंने कोचिंग का मैं एडमिशन तो ले लिया था। एक तो कोचिंग से ये होता है कि रेगुलरिटी थोड़ी मेंटेन रहती है पढ़ाई में। हम्म। अदरवाइज आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो आपको पता ही नहीं रहता कि कितना सिलेबस अभी कंप्लीट करना है या क्या है, ये सब हम्म। चीजें मालूम नहीं रहती हैं। तो इस वजह से मैंने कोचिंग में एडमिशन ले लिया था। और फिर अच्छा बाकी पिछले उससे एक्सपीरियंस से ये तो मालूम था कि पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है। अच्छा। तो उस समय सिर्फ मैंने क्या किया, सिर्फ गेट पे ही फोकस किया। जितने जैसे पहले था कि मैं ईएस का भी लेके चला था, पिछले बार जो था कि सब अच्छा। पढ़ना है। अच्छा। फर्स्ट टाइम था तो मुझे लगता था नहीं सभी कुछ पढ़ लेते हैं, बट सेकंड टाइम मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे लगा कि नहीं, सिर्फ अभी गेट के लिए पढ़ते हैं। हाँ। ईएस वाले टॉपिक्स कोचिंग में पढ़ लो, नोट्स बना लो, साइड में रख दो, फिर अच्छा। गेट निकल जाएगा उसके बाद पढ़ेंगे। हम्म। फिर उसके बाद में जैसे पहले बेसिक्स तो लगभग क्लियर हो गए थे, रिवीजन करो, और फिर क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान रहता था मेरा कि क्वेश्चन करो। हम्म। फिर मैं क्या करता था, एक शेड्यूल था मेरा कि कोचिंग से आके 2-3 घंटे जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं उस पे न्यूमेरिकल्स तो करने ही करने हैं। वर्कबुक मिलती थी कोचिंग में, हम्म। वो लगभग मैंने सारी वर्कबुक तो पूरी लगा लिया था मैं। किताबें जैसे जहां पे मुझे लग रहा है कि कोचिंग में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है मेरा, हम्म। किताब मैंने सिर्फ उतनी ही चीजों के लिए रेफर किया था। बाकी चीजों के लिए मैंने बुक्स मोस्टली मतलब साइड में ही रखा था, बुक्स को रेफर नहीं किया था, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चंस ही लगता था कि नहीं, क्वेश्चंस करते जाओ जितने ज्यादा मिल रहे हैं। हम्म। और क्वेश्चन मतलब ऐसा नहीं है कि रैंडमली बैठ के किसी भी मतलब उसमें फेज में कर रहे हैं, टाइमिंग्स के साथ में कि हाँ देख रहे हैं कितनी तेजी से कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। और जो घंटे वाली बात है, पढ़ाई में कंसिस्टेंसी मतलब उस टाइम पे बहुत जरूरी है। जब भी प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो फिर मतलब वो जो गोल है आपका वो कहीं ना कहीं आप चूक जाएंगे अचीव करने में, ऐसा मुझे लगता था। अच्छा। तो मैं कोशिश करता था कोचिंग के साथ साथ, मतलब जैसे कोचिंग हमेशा कंसिस्टेंटली चलता रहता है, 4 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जो भी है, वैसे ही हम्म। उतने ही घंटे मैं घर पे भी आके पढ़ता था। उससे ज्यादा नहीं पढ़ता था, 3 घंटे 4 घंटे उतना ही पढ़ता था मैं घर आके। मतलब कोचिंग का मिला लिया जाए तो 7-8 घंटे हो जाता था, अच्छा, इतना ही पढ़ाई रहता था। डेली का रूटीन हाँ, रहता था, हाँ। डेली का ही यही रूटीन था। और मतलब एग्जाम से पहले ऐसा था कि जैसे हम लोग का क्या है कि मोस्टली नाइट में पढ़ते रहते हैं, नाइट में पढ़ते रहते हैं, एग्जाम दिन में होता है। तो हम्म। ऐसा है कि सुबह लेट तक उठ रहे हैं या कुछ भी, और एग्जाम तो सुबह ही सुबह हो जाता है। हम्म। तो एग्जाम से 15 दिन पहले मैंने अपना शेड्यूल चेंज कर लिया था, इसी वजह से कि नहीं, हम्म। अभी मतलब एग्जाम के टाइम पे ही बैठ के पढ़ना है और उसी टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अच्छा। और जब आप किसी चीज के लिए एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा तैयारी करो तो होता ही है कि एक दिन पहले नींद ही नहीं आएगी। तो हाँ ये उसके वाली लिए भी प्रॉब्लम अलग होती चीज है। किया था
कि उस जब जिस दिन एग्जाम था उससे एक दिन पहले मैं रात भर सोया ही नहीं, मैं पढ़ता रहा रात भर। अच्छा। रात भर और अगले दिन भर पढ़ता रहा कि अब तो अगले रात में तो नींद आनी ही है। हाँ, कि मतलब सोया ही पहले नहीं तो फिर तो नींद आएगी। हाँ, नींद एक आएगी आएगी रात एक में। एग्जाम का प्रेशर भी आ जाता है। हाँ। हाँ, तो फिर मुझे लगा कि चलो ठीक है, एग्जाम के एक रात पहले पूरी रात जग जाओ, या हम्म। मतलब सो भी तो 2 3 घंटे ही सो कि आपकी मतलब नींद पूरी नहीं रही हो। तो दूसरे दिन और आराम से इसके हो गए। एग्जाम की एक रात पहले मैं 8 9 बजे सो गया, सुबह अपना फ्रेश होके एकदम बढ़िया उठो, हम्म। कोई टेंशन नहीं, फिर फ्री माइंड से एकदम एग्जाम दो। और उस टाइम पे मतलब कुछ नहीं सोचना है, ऐसा नहीं कि किताब लेके वहां पे जाना है कोचिंग में, फिर हड़बड़ी में बहुत सारे फार्मूले इधर उल्टे आगे पीछे हो जाते हैं, तो वो सब मैंने नहीं किया था। फिर मॉर्निंग में गया, एग्जाम दिया अपना फ्री माइंड से, और फिर घर आ गया। और एग्जाम दिए तो मतलब श्योर हो गए थे कि काफी कुछ मैं सही करके आया हूँ इस बार, अच्छा होगा। एग्जाम देते टाइम में जब आपका फोकस जो होना चाहिए ना, एग्जाम देते टाइम में गेट वगैरह में, वो हम्म। इतना शार्प होना चाहिए तीन नहीं घंटे नहीं, में। गेट ही एक ऐसा एग्जाम है कि जिसकी कंसिस्टेंसी सेम, पेपर का लेवल अराउंड अराउंड सेम रहता है, पैटर्न सेम रहता है, कितने क्वेश्चन हाँ आएंगे वो सेम रहता है। और गेट वाले तो, हाँ आईआईटी वाले तो ये भी कहते हैं कि बेटा हम तुमको पेपर भी दे देते हैं, आपको ये भी नहीं ढूंढना है कि मेमोरी बेस्ड पेपर हाँ सॉल्व कर रहे हो, आप सब ले लो बस हाँ हाँ, क्वालिफाई करो। सही। तो हाँ पुराने पेपर भी तो आसानी से मिल जाते हैं, सोल्यूशन भी मिल जाता है सब। हाँ हाँ, तो उस टाइम पे मतलब फोकस इतना मतलब वो होना चाहिए, शार्प होना चाहिए कि आप 3 घंटे में मतलब किसको कौन क्या कर रहा है उससे कोई मतलब ही नहीं है, मतलब कॉपी है, मतलब वो जो टेस्ट बुकलेट है आपकी, वो पेन और ओएमआर सीट, इसके अलावा कुछ और दिखता ही नहीं है उस टाइम पे। मतलब इतना फोकस वहीं पे होना चाहिए। उससे क्या होता है, फोकस वहीं पे होने से आप जो क्वेश्चन नहीं भी कर सकते हो, या एक आध बार ही कभी ट्राई किया हो, वो भी क्वेश्चन आपसे लग जाता है उस टाइम पे। हाँ, चलिए ये तो ठीक है कि मतलब उस टाइम पे फोकस रहे, मगर जब दिल्ली जाते हैं ना तो फोकस डाइवर्ट होता है बहुत सारे लोगों का। ठीक है, क्योंकि क्योंकि दिल्ली है ऐसी, तो बहुत सारे हाँ, लोगों का फोकस मेंटेन नहीं हो पाता है पढ़ाई में, कहीं और जगह लग जाता है। तो मतलब आपके साथ ऐसा नहीं हुआ क्या, फोकस डाइवर्ट नहीं हुआ तो? नहीं ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं था। क्यों नहीं था उस फोकस, टाइम पे कहीं तो पहले से कंसंट्रेटेड था या फिर कुछ करना ही नहीं था, बस गेट ही नहीं, करना था? कुछ भी नहीं था उस टाइम पे, तो कुछ भी नहीं था, जो था कॉलेज वॉलेज तक खत्म था, वहां पे तो सिर्फ वही सिर्फ गेट ही करना था। शादीशुदा हो ना आप? हाँ हाँ, अभी तो शादीशुदा ही हूँ। हाँ, तो ज्यादा डाइवर्ट मत हो आप इधर उधर कि कॉलेज तक खत्म था आगे। नहीं नहीं, वो सब चीजों में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दिक्कत नहीं है। खैर कोई बात आ, नहीं, सबकी अपनी एक स्टोरी होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएसयूज के इंटरव्यू के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन रहती है बाहर, जो रहती भी है वो अक्सर टॉपर्स की रहती है, जो टॉप किए रहते हैं, हम्म गेट टॉपर हैं या फिर ईएस टॉपर हैं, उनका अक्सर हम्म। रहता है। तो अगर इंटरव्यू से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहें, क्या पूछा जाता है, कैसे इंटरव्यू लेते हैं, कितने लोग पैनल में होते हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है, कि कुछ भी? पैनल में मतलब पीएसयूज में एक बार तो गेट होने के बाद तो लगभग मोस्टली पीएसयूज के तो कॉल आ जाते हैं इंटरव्यू के लिए। हम्म। मोस्टली जो मैंने ऑब्जर्व किया, पैनल में 3 से 5 लोग होते हैं लगभग सारे इंटरव्यूज में। हम्म। और कुछ में जीडी भी कंपलसरी है, ग्रुप डिस्कशन पहले होता है, अगर आप उसमें क्वालिफाई करेंगे तो जाके इंटरव्यूज होते हैं। अच्छा। आईओसीएल में तो सिर्फ इंटरव्यू ही होता है, नहीं जीडी भी होता है पहले, फिर इंटरव्यू होता है। हम्म। और दोनों क्वालिफाइंग होते हैं, मतलब दोनों में आपको क्वालिफाई करना है। अच्छा। और बीपीसीएल में उस समय ऐसा था कि पहले जीडी होगा, अगर वो आप जीडी क्वालिफाई करेंगे तो ही आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, मतलब तो ही आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। अच्छा। अच्छा। और 3 से 5 लोग पैनल में होते हैं इंटरव्यू में मोस्टली। मतलब पहला सवाल तो लगभग सारे में ही यही होता है कि अपने बारे में बताओ, और हम्म। अगर आप मतलब हिंदी में कंफर्टेबल हो हिंदी में बताओ, इंग्लिश में कंफर्टेबल हो इंग्लिश में बताओ, ऐसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश में ही लैंग्वेज बात बार नहीं, करना हाँ है। लैंग्वेज बार नहीं होता है। हाँ, कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है, हम्म। आपको जिसमें लग रहा है उसमें आप बात करो। और उसके बाद मोस्टली मतलब जो ऑयल पीएसयूज हैं उसमें मोस्टली मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते थे। लाइक कि मतलब एक जगह से आपको कोई फ्लूइड दूसरी जगह पंप करना है, कौन सा पंप यूज करोगे, वेल से निकालना है तो कौन सा पंप यूज करोगे, बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते थे। अच्छा। और बाकी जनरल लाइफ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको यहाँ पोस्टिंग कर देंगे तो आप जाओगे कि नहीं जाओगे, या मतलब क्या रहेगा रवैया, आप एमटेक के लिए क्यों नहीं जा रहे हो, या मतलब अगर जैसे आप एचपीसीएल वगैरह के दे रहे हो इंटरव्यू तो वो ये भी पूछ लेंगे अगर आपका आईओसीएल और एचपी में हो जाए तो आप किस में जाओगे। तो उस टाइम पे तो यही बोलना होता है कि भाई आपके में ही आएंगे, आपका सबसे अच्छा है। और हाँ। जैसे अगर एचपीसीएल वगैरह है, बीपीसीएल है, तो ये बोल सकते हैं कि जैसे ये ग्रोइंग कंपनी है, आईओसीएल ऑलरेडी ग्रोन कंपनी है, मतलब बड़ी कंपनी है,
ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज उतनी ज्यादा नहीं है जितनी ज्यादा अभी एक्सपेंशन का इसमें है बीपीसीएल एचपीसीएल में। तो इसमें लोग ये बोलते हैं कि एक्सपेंशन जैसे जैसे बीपीसीएल या एचपीसीएल ग्रो करेगा वैसे वैसे हम भी ग्रो करेंगे, तो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, तो नॉर्मली ये लोग बोलते हैं उसको ज्वाइन करने के लिए। क्योंकि वो लोग भी तो ऐसे होते नहीं है कि आप बोल दोगे एचपीसीएल में आना है तो मान जाएंगे कि हाँ एचपीसीएल में आओगे। हाँ, कुछ तो रीजन एक्सक्यूज, देना कुछ तो होता है। रीजन देना हाँ, पड़ेगा कि आप क्यों आना एकदम चाहते हो, प्रॉपर क्या है। रीजन देना है। हाँ। और उस टाइम पे वही है, मेन कॉन्फिडेंस का होता है। अगर वो लोग आपको ऐसा फील करा रहे हैं, आप कभी गलत बोल गए हो, तो आपको बोल देना है कि सॉरी, मतलब मैं उस समय गलत था। क्योंकि हाँ, वो लोग भी ऐसे होते हैं, अगर आपने कुछ गलत बोला तो वो लोग आपको बोलेंगे नहीं कि आपने गलत बोला। अगला क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे कि आपको रियलाइज हो जाएगा कि आपने पिछला आंसर गलत दिया गलत था। दिया है। हाँ। तो और मतलब वो चीजें। हम्म। वो जो इंटरव्यूअर होते हैं वो एज, मतलब सब वही होते हैं 60 क्रॉस वाले या फिर सीनियर, यंग। हाँ, अप्रोक्स मतलब 55-60 जैसे। मैंने आईओसीएल का इंटरव्यू दिया, आईओसीएल ज्वाइन किया, तो फिर मैं बाद में उन लोगों से मिला भी जाके। मतलब वो लोग जैसे जब अपना ट्रेनिंग होता है तो वो लोग मिलते भी हैं, वही लोग क्लास लेने आते हैं ट्रेनिंग वगैरह में। अच्छा। तो मोस्टली मतलब वही 55-60 जो रिटायर होने वाले हैं उसी के आसपास के एज के। एक आध जो है ये लोग आईआईटी के प्रोफेसर भी बुला के बिठाते हैं जो कभी कभी। टेक्निकल क्वेश्चंस के लिए। हाँ। अच्छा अच्छा, वो मतलब बाहर से पैनल आता है तो हाँ, एक लोग मतलब मोस्टली ऐसे। ज्यादा जो लोग हैं वो अपने इंटरनल ही होते हैं। हम्म। एक आध लोग बाहर के भी रहते हैं। अच्छा, कई बार मैंने देखा है इंटरव्यू में ऐसा कि क्वेश्चन कुछ पूछ लिया इंटरव्यूअर ने, आपने कुछ रिप्लाई दिया, और वो क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो आंसर इंटरव्यूअर चाहता है अगर आप वो नहीं दे रहे हो तो वो क्वेश्चन को स्टिक कर लेता है कि नहीं, थोड़ा और सोच के बताओ, चाहे ऐसे बताओ, चाहे थोड़ा हाँ, हिंट देता है कुछ। तो ऐसा पीएसयू में भी होता है हाँ। कि वो पढ़ के बैठ जाते हैं, या फिर चलो लीव इट, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, जान दो बेटा ये नहीं आता। नहीं, हाँ, पीएसयू का इंटरव्यू बहुत फास्ट होता है। मतलब 15 से 20 मिनट के बीच में आपका इंटरव्यू ओवर करके वो भेज देंगे। जब हाँ। उनको लगेगा कि हाँ वो सेटिस्फाई हो गए, एक क्वेश्चन पूछा, आप गलत बोल रहे हो, जो भी बोल रहे हो वो सुन लेंगे चुपचाप, हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। मतलब अच्छा। ऐसा नहीं है कि एक चीज को पकड़ हाँ, के बैठ जाएंगे वो चीज। बार्क और इसरो जैसा नहीं है, उसमें तो पकड़ लेते हैं हाँ, कि बार कैसे का भी बोलना जैसे मैंने इंटरव्यू दिया था, 1.5 घंटे चला था। तो उसमें मतलब आपको एकदम पूछते ही रहेंगे। अगर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो तो भी वो आपको नहीं रोकेंगे। है। आपके सामने 4-5 सीट्स रख देंगे, हाँ। उस पे आपसे सारी स्केचेस बनवाएंगे, एसएफडी बीएमडी जैसे सोम आपने अगर फेवरेट सब्जेक्ट लिख ये दिया। सो बार नहीं, का। मुझे ऐसा लगता है ना कि जितने लोगों का एक्सपीरियंस मैं जानता हूँ, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये पता नहीं, जो इसरो वाले हैं और बार्क वाले ये सूम पे क्यों अटक जाते हैं, गलती से। मटेरियल स्ट्रेंथ हाँ, मतलब वो। मेन जो, कभी भी डिजाइनिंग में तो मटेरियल स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो क्योंकि बहुत इसीलिए, सारे लोगों और से जब वो। भी आपका वो फेवरेट सब्जेक्ट वो लिखवाते ही हैं, जैसे ही आप अच्छा जाओगे आपके सामने सीट ऐसे पास कर देंगे, अपने 5 सब्जेक्ट लिख दीजिए फेवरेट। अच्छा। 5 सब्जेक्ट आप लिखोगे तो मैकेनिकल में सब्जेक्ट हैं ही कितने, आप सोचोगे कि भाई हमको भी अपनी वैल्यू दिखानी है तो कोर हाँ, सब्जेक्ट ही लिखोगे। लिखोगे। कोर हाँ, लिखोगे तो 100 आना ही आना है। तो ऐसा ये आपके पीएसयू वाले भी करते हैं कि आप अपना पहले इंटरेस्टेड सब्जेक्ट बताओ किसमें आप इंटरव्यू देना नहीं, चाहते हो, नहीं, ऐसा पीएसयू वाले नहीं करते। नहीं। पीएसयू पीएसयूज वालों वालों को जो को, पूछना है वो पूछेंगे। हाँ, उनका मैक्सिमम वेटेज तो गेट का चला जाता है, कुछ 80-85% तो गेट का ही वेटेज होता है, उनको हाँ, कुछ इधर। हाँ। हाँ, 15% 20% में ये करना होता है, इसलिए तो ऐसे एवरेज होता है। जैसे इसरो और बार्क जैसे बहुत टफ इंटरव्यू नहीं रहता है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं टेक्निकल आपसे। नहीं होता है, जैसे इसरो और बार्क का बोलते हैं कि प्योर, मतलब या एनपीसीआईएल हो गया, उनका प्योर हाँ टेक्निकल इंटरव्यू होता है। हाँ। इसमें जनरल होता है, आपका जस्ट वो पर्सनैलिटी चेक कर रहे हैं कि मैनेजरियल स्किल्स हैं कि नहीं। क्योंकि इन सब कंपनीज में क्या है, मोस्टली आपको टेक्निकल जॉब उतनी नहीं है, मैनेजरियल जॉब ज्यादा है। अच्छा। मतलब आपको मैनेज करनी है चीजें। हाँ तो हाँ। वो एस्पेक्ट्स वो चेक करते हैं, आपका टेक्निकल नॉलेज वो गेट में चेक कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे ऐसा लगता है, और मैं ये क्वेश्चन सबसे करता हूँ, कि हम्म। सबके लाइफ में कुछ ना कुछ रैंडमनेस होता है, कोई ऐसा टफ टाइम होता है, किसी भी रीजन से टफ टाइम हो, चाहे वो फैमिली फाइनेंशियल प्रेशर हो, चाहे अपने साथ कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो गया हो। हमें ऐसा फील होता है कि यार ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, या फिर हम उस टाइम पे थोड़ा सा हेल्पलेस फील करते हैं कि यार मैं ये सोचा था ये हो गया, जो सोचते हैं हम उसके अपोजिट कुछ हो जाता है। तो आपके साथ कभी स्कूलिंग में या ड्यूरिंग प्रिपरेशन या फिर ग्रेजुएशन टाइम पे कुछ भी ऐसा हुआ जो ऐसा फील कराया हो कि अब मैं हेल्पलेस हो गया हूँ, अब क्या करूँ, या फिर उसको आपने ओवरकम कैसे किया, या ऐसी कोई स्टोरी? अभी जब हम लोग स्टार्ट किए थे ये वीडियोस के स्टार्टिंग में, लगभग मैंने एक चीज बोला था कि आईआईटी के प्रिपरेशन के टाइम पे, एग्जाम से 3 महीने पहले लगभग मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था छोटा सा।
जिसमें मेरा लेफ्ट लेग फ्रैक्चर हो गया था। कैसे एक्सीडेंट तो उस कैसे हो टाइम गया? पे आप बाइक वाइक से गिर गए थे? बाइक से गिरे ही। थे? हाँ, गिर गए थे। मतलब तो कैसे, उसमें मेरा लेफ्ट ध्यान लेग ध्यान फ्रैक्चर हो डाइवर्ट हो गया था या फिर क्या मैं उस टाइम पे वाराणसी में था, उसी की तैयारी कर रहा था, नहीं ऐसे स्लिप करके गिर गए थे। अच्छा, मैं सोचा कि तो एक्सटेंड कर, कुछ ऐसा कर रहे थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेसिंग वोसिंग। नहीं, वो सब तो नहीं था। तो मतलब सिंसियर उस बच्चे टाइम हो पे यार, आप शुरू से ही सिंसियर बच्चे हो गया। आप कुछ एक्स्ट्रा ऐसा गड़बड़ नहीं करना, एकदम टू द पॉइंट वाले काम करने ऐसे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कि गड़बड़ नहीं करना है, या कुछ इतना ज्यादा कभी गड़बड़ नहीं किया अच्छा, कि मतलब जो अभी। चलिए ठीक है, आप तो कंटिन्यू उस करिए हाँ, हाँ। तो उस टाइम पे मतलब फिर पैर का जब मेरे हुआ, तो उस हम्म, टाइम तक ऐसा स्टेज आ गया था मेरे प्रिपरेशन में कि मैं कोचिंग में लगभग टॉप करने लग गया था। अच्छा। तो सब लोग को लगता था कि अब ये मतलब इसका तो आईआईटी में हो ही जाएगा, इस टाइप का था। इस टाइप हम्म की सिचुएशन आ गई थी। फिर मतलब वो हुआ फ्रैक्चर, फिर मैं बेड पे हम्म लगभग प्लास्टर हुआ एग्जाम से 3 महीने पहले। 2 महीने के लिए मतलब डॉक्टर बोला कि 2 महीने के लिए तो प्लास्टर है ही, हम्म। उसमें तो कुछ नहीं हो सकता। पढ़ाई गई, फिर मैंने सोचा अब तो खत्म, अब क्या करेंगे। तो अब पुलिस में वही है जाएंगे, कि बाबूजी जो बोले थे। हाँ, वही चीज था। तो फिर मतलब उस टाइम पे लगा कि यार ठीक है, और कहीं ना कहीं उसी चीज को मैं लेके अपने कॉलेज में भी आ गया था कि यार कोई बात नहीं, अब तो आईआईटी में नहीं गए, अब तो कुछ नहीं होगा, अब क्या करेंगे। तो फिर मैं पढ़ाई में स्टार्टिंग में इसीलिए कॉलेज में भी उतना ध्यान वान नहीं देता था, ऐसे ही अपना कि अच्छा अलग ही मान के जिंदगी चल रहा था। हाँ, मान के चल रहे थे चल अपने साथ गड़बड़ हो गया है। हाँ, गड़बड़ हो गया, अब तो कुछ है नहीं, अब तो कुछ नहीं कर सकते। तो अच्छा। मतलब इस चीज से मैं बाद में फिर जब मेरी इसमें जॉब लग गई, गेट निकल गया, तब मुझे लगा यार मैं क्यों उस टाइम पे मतलब ऐसा डिप्रेस्ड हो गया था, या जो भी कह ले कि मतलब हाँ, नेगेटिव वे में चला गया था। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ऐसा तो कभी होना नहीं चाहिए लाइफ में कि कभी नेगेटिव वे में चले जाओ। अगर एक दरवाजा बंद होता है तो हमेशा कोई दूसरा दरवाजा खुल ही जाएगा। तो आपके साथ बहुत सारे आईआईटीज वाले होंगे जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, तो इसलिए ऐसी फीलिंग आई होगी कि मैं फालतू में परेशान हाँ था। अल्टीमेटली तो आ गए ना, जहाँ पे आईआईटी करके आते हैं वहां पे तो मैं हाँ, भी आया। हाँ। वही चीज। अभी यहाँ पे मोस्टली क्या है, आईआईटीज एनआईटीज के ही मोस्टली मतलब लोग हैं जो पीएसयूज में, इंडियन ऑयल में जो मेरे साथ में हैं। तो हम्म। अभी मैं जब पीछे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं उस टाइम पे क्यों इतना नेगेटिव वे में सोचने लग गया था। और आखिर एक दरवाजा उस समय बंद हुआ था, तो दूसरा तो आगे खुला ही, जो मतलब क्रॉस करके फिर मैं आ गया इधर। तो अब जो अभी लोग जो पढ़ रहे हैं, हम्म उनके लिए मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर पहले कभी कुछ भी हुआ हो, तो हम्म। उस चीज को भूल के और फिर हमेशा आगे की तरफ फोकस रखना चाहिए। और आगे कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ तो भगवान ने लिखा होगा जो अच्छा होगा, और फिर मतलब आप जो चाहते हैं वो मिलेगा ही मिलेगा, उसमें और कभी कोई डेफिनेटली, डाउट नहीं। और डेफिनेटली कभी इसके बारे में नहीं सोचना है यार कि मतलब बड़ी कंपनियों में या फिर ईएस तो केवल आईआईटी वाले निकालेंगे, हम तो यार अगर निकालना होता तो उसी टाइम नहीं निकाल लेते। तो अगर कोई प्राइवेट कॉलेज में भी है, कोई हाँ, स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज में भी है, तो वो भी अच्छा कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि सब आईआईटी वाले करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस फोकस रहना चाहिए कि हाँ करना है अपनी, मतलब जो आपका गोल है उससे कभी डेविएट नहीं होना है, हम्म। लगे रहना है, हो तो जाएगा ही। खुद चलिए, पे भरोसा रहना चाहिए। चलिए भाई, हम लास्ट में भी पढ़ रहे हैं। ये हमारा हम्म। हमारे तरफ से लास्ट क्वेश्चन है, आप अपने तरफ से कुछ भी बता सकते हैं कि ओके ओके। ठीक है, आप जॉब मिल गई, कि जॉब के बाद जॉब सेटिस्फेक्शन क्या है? बहुत सारे लोगों को इसमें जैसे पीएसयूज के जो बेसिकली बेनिफिट्स हैं, सैलरीज हैं, उनको लेके कंफ्यूजन हो सकता है। अगर आपकी तरफ से कोई बार नहीं हो कि आप पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं कर सकते, तो आप बेनिफिट जरूर बताना कि पीएसयू में जाने के क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ग्रोथ कैसे होती है, कितने साल में कौन सी पोजीशन मिल जाती है, इससे रिलेटेड। और जॉब सेटिस्फेक्शन कितना है पीएसयूज में, कि आप पीएसयूज में चलो ठीक है ज्वाइन कर लिए, तो क्या जॉब सेटिस्फेक्शन है? जैसा बाहर उसका एनवायरनमेंट है वैसा एनवायरनमेंट अंदर भी है, कि कुछ चेंजेज होता है? जॉब सेटिस्फेक्शन का तो मतलब हर टाइप के लोग हैं, अब किसको क्या चाहिए वो डिपेंड करता है कि मतलब मैं कौन क्या एक्सपेक्ट कर रहा है पैसे के जॉब से। सेंस में पूछ रहा हूँ, पैसे और वर्कलोड दोनों। पैसे के सेंस में इफ मतलब अगर कोई सोच रहा है कि गवर्नमेंट मतलब पीएसयूज में जाना है या गवर्नमेंट में जाना है, तो आई डोंट थिंक कि इससे ज्यादा कोई पे करता होगा कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा अच्छा। मतलब हाईएस्ट पेइंग गवर्नमेंट ऑर्गन ये सब हैं कंपनीज जो इंडिया में है, पीएसयूज जो भी ऑयल पीएसयूज हैं, हम्म। एनटीपीसी हो गया, आईओसीएल हो गया, ओएनजीसी हो गया। तो पेमेंट को लेके आई डोंट थिंक कि कोई इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करता होगा। वैसे भी एक्सपेक्टेशंस तो इंसान की कभी कम नहीं होती, हाँ, बट स्टिल मतलब मतलब पीएसयू एक लेवल अच्छी पे, हाँ। लाइफ लीड करने के लिए, एक अच्छी लाइफ लीड करने के लिए एनफ होता है जो जो भी मतलब हम लोग को अलावेंसेस या जो भी पेमेंट मिलते हैं।
तो पर्सनल ग्रोथ का जो है IOCL में बहुत सिस्टमेटिक मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक है। इसमें आपका पास्ट जो है, आप किस कॉलेज से हो या फिर कहाँ से आ रहे हो, वो ज्यादा चीजें मैटर नहीं करती। अच्छा। हर साल रेटिंग का सिस्टम है पर ईयर, मतलब आप जो भी काम कर रहे हो, आपका बॉस जो है उसका, उनके ऊपर जो बॉस है और उनके ऊपर जो बॉस है, 3 लेयर्स में है, वो लोग आपको रेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपके बॉस से नहीं बनती है तो वो खराब कर देगा आपका रेटिंग वगैरह, तो कुछ प्रमोशन में फर्क पड़ेगा। और मतलब ऐसे करके रेटिंग्स होती हैं और उसमें हर 4 साल में एक बंदा प्रमोट होता है। मतलब जैसे ज्वाइनिंग होती है तो एज ए इंजीनियर ज्वाइनिंग होती है, उसके बाद फर्स्ट प्रमोशन होके असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं, फिर मैनेजर बनते हैं, फिर सीनियर मैनेजर बनते हैं, फिर चीफ मैनेजर बनते हैं, फिर डिप्टी जनरल मैनेजर, फिर जनरल मैनेजर, फिर चीफ जनरल मैनेजर, फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और फिर डायरेक्टर, फिर चेयरमैन। तो अच्छा। मतलब वो सब अपना जो भी कैपेबिलिटीज हैं जो भी इंसान की, मतलब हर 4 साल पे, स्टार्टिंग के जो 3 प्रमोशंस हैं वो हर 4 साल पे होते हैं। अगर अच्छा। आपकी रेटिंग ठीक है, सब कुछ ठीक है, आप अच्छे से काम कर रहे हो, तो ये मिनिमम टेन्योर में बता रहा हूँ। अच्छा। और उसके बाद जो 3 प्रमोशन के बाद के जो प्रमोशन है वो 3-3 साल पे होते हैं, अगर आपकी सारी रेटिंग्स अच्छी हैं तो। अच्छी है। ठीक है, तो अब चलिए हम अपने एंड की तरफ बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन है कि अगर आप अपने तरफ से कुछ सजेशन देना चाहते हैं जो गेट के एस्पिरेंट्स हैं या फिर जो ईएस के एस्पिरेंट्स हैं, जैसे आप, मुझे नहीं पता, मैंने ये क्वेश्चन भी आपसे नहीं पूछा कि आपने ईएस की प्रिपरेशन किया है या फिर गेट के बाद छोड़ दिया आपने कि ठीक है ये सिलेक्शन हो गया अब ईएस नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो जाते तो हैं, ईएस का मन में भी रहता है कि ईएस भी देना है, बट गेट खराब होता है या फिर जितना उनका एक्सपेक्टेशन होता है वैसा नहीं होता है तो वो ईएस भी छोड़ देते हैं, एग्जाम भी नहीं देते हैं। ऐसे भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। या फिर गेट बहुत अच्छा हो गया तो भी ईएस नहीं देते हैं। तो अगर आपके हिसाब से कोई सजेशन हो, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि उनको गेट की प्रिपरेशन की है तो ईएस भी देना चाहिए, कुछ भी ऐसा सजेशन हो तो प्लीज। मेरा तो ऐसा हुआ था कि गेट के बाद तो मैंने प्रिपरेशन छोड़ ही दिया था, क्योंकि उसके बाद इंटरव्यूज होने लग जाते हैं और इंटरव्यूज में मैं लग गया था कि चलो अभी तो कहीं देखते हैं, जॉब लग जाएगी फिर उसके बाद सोचेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से तो उस समय मुझे कर लेना चाहिए था प्रिपरेशन, क्योंकि मैंने देखा मेरे साथ के भी जो और भी जो मेरे साथ दोस्त उस समय प्रिपेयर कर रहे थे, जिनका गेट में उतना अच्छा मार्क्स नहीं आया था, वो लेकिन नेक्स्ट 3 मंथ्स भी वो लगे रह गए और कुछ की मतलब ऐसे ही ईएस में 17th रैंक, किसी की 10th रैंक, 2 लोगों की जो मैं जानता हूँ, तो वो काफी अच्छा कर गए। तो ऐसा नहीं है कि अगर गेट अच्छा नहीं हुआ तो आपका ईएस में नहीं होगा, ईएस में अच्छा होगा अगर आप कंटिन्यूअस लगे रहें, कंटिन्यूटी अपनी मेंटेन करते रहें तो। और गेट के बाद मेरे ख्याल से ईएस दे लेना चाहिए। और रही बात की मतलब उसके बाद से अपनी तैयारी के बारे में कैसे सोचना है, तो जो जैसे कि एक सक्सेस वर्ड जो लोग बोलते हैं, सक्सेस क्या है, कि सक्सेस का मतलब क्या है, सक्सेस जो है एक बहुत रिलेटिव टर्म है। मतलब कुछ ऐसा एब्सोल्यूट टर्म नहीं है कि जो मतलब सक्सेस बोल दिया तो सबके लिए सेम चीजें सेम डेफिनेटली, मीनिंग हाँ, रखेगी। अब आगे गए तो तो आगे वो की मेरे सोचोगे, लिए उससे अलग आगे है। गए तो उससे आगे की हाँ, सोचोगे। और हर एज डिफरेंस में ये चेंज होते रहेगा। जैसे हम हाँ। स्कूल में हैं, सोचेंगे अच्छे मार्क्स से पास हो जाएं तो सक्सेसफुल कहलाएंगे, वैसे ही जब हम आ गए एग्जाम देने, गेट का दे दिया तो अच्छे नंबर आ गए तो अरे सक्सेसफुल हो गए। ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि मतलब वो फिर आप सक्सेसफुल हो गए तो वो आपके साथ रहेगा, या वो कुछ सक्सेस मतलब बाद में, हाँ, ऐसा वो कुछ नहीं है कि आप कुछ रीडिफाइन एड होता ऑन रहता हो है। जाए। हाँ, वो रीडिफाइन तो होता है जैसे जैसे आप आगे जाते हाँ, हो। आपके लिए और हर बंदे के लिए वो चीजें अलग होती हैं कि मतलब किसके लिए क्या है सक्सेस। अब किसी को बिजनेस करना है तो उसके लिए गेट कोई मतलब सक्सेसफुल चीज नहीं है, उसके लिए अपने बिजनेस में सक्सेस पाना है, वो उसके लिए सक्सेस है। तो उसी तरीके से जैसे इसमें अगर आपको गेट में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट सक्सेसफुल चीज आप अपने लिए ढूंढो कि ठीक है नेक्स्ट अगर ईएस में हो जाएगा तो भी तो सक्सेस है, नहीं हुआ नेक्स्ट कुछ और ढूंढ लो। मतलब ऐसा रहना चाहिए इंसान का कि कंटिन्यूटी मेंटेन रहनी चाहिए हमेशा, खुद को मतलब डेवलप करने के लिए कैसे डेवलप करना है। और अगर एक बार मतलब जैसे हार्डवर्क बोलते हैं, तो हार्डवर्क अगर आप कर रहे हो और अगर आपको खुद में कॉन्फिडेंस है, जैसे अगर हार्डवर्क को हम लोग मान ले कि ये एक लॉक है, ताला है, और अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस को अगर की माने, तो अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, की नहीं है, तो आप लोग कभी भी सिर्फ लॉक को खोल नहीं सकते हो मेहनत करके। तो अगर लॉक को खोलना है, हार्डवर्क किए, बड़ी चीज है लॉक, अगर हार्डवर्क किए, अगर ताला है, चाबी है आपके पास, कॉन्फिडेंस है, तो आप खोल के किसी भी दरवाजे में घुस सकते हो। तो ओके। उसी तरीके से अगर कोई भी मेहनत कर रहा है, कंसिस्टेंटली कर रहा है, वो तो जो वो अचीव करना चाहता है वो कर सकता है। अगर नहीं भी हुआ फिर नेक्स्ट ट्राई करना है किसी और चीज के लिए। ऐसा नहीं है कि जिंदगी वहीं खत्म हो गई, सक्सेस का डेफिनेशन खत्म हो गया। नेक्स्ट कुछ ना कुछ है जो आपको फिर अपने अंदर सेल्फ मोटिवेशन भी होना चाहिए। सेल्फ मोटिवेशन अगर नहीं है तो एक्सटर्नल अगर आप कुछ मोटिवेशन लेना चाहते हैं तो वो मुश्किल से 2 दिन, 4 दिन, महीने भर रहेगा। लेकिन अगर आप इंटरनली खुद को मोटिवेट रख रहे हैं
तो वो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। उसमें फिर आप मतलब लगातार कॉन्टिन्यूअस किसी भी चीज के लिए एफर्ट डाल सकते हैं और फिर वो पॉजिटिव ही आएगा। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन भी पूछ लेता हूँ आपसे, मोटिवेशन वाला फैक्टर आ गया है। तो हाँ, ये होता है कि हम जब कभी डीमोटिवेट होते हैं, कोई यूट्यूब पे वीडियो देख लिया, किसी ने हमको कुछ कह दिया, मोटिवेट हो जाते हैं, और डेफिनेटली वो टेम्परेरी होता है। तो ये जो सेल्फ मोटिवेशन है, ये तो सबके अंदर होना चाहिए। तो अब ये सबका अलग अलग हो सकता है, सेल्फ मोटिवेशन के रीजन सबके अलग हो सकते हैं, जैसा मेरा ओपिनियन है। तो आपके सेल्फ मोटिवेशन का रीजन क्या था, क्या सोचते थे, या फिर आदमी कैसे खुद को सेल्फ मोटिवेटेड कर सकता है? अगर इसके बारे में कुछ अगर शेयर कर पाए आप। एक तो कंसिस्टेंटली यही है, स्टार्टिंग में जब आपको सेल्फ मोटिवेशन चाहिए तो एक्सटर्नल से ही लेना पड़ता है। आप बाकी वीडियोस देखो या फिर बाकी चीजों के बारे में सोचो, अपनी जो भी आप सक्सेसफुल होना चाहते हो उसके बाद की लाइफ के बारे में सोचो, जो भी चीज आप अचीव करना चाहते हो। तो मेन तो मतलब स्टार्टिंग में दूसरों को देख के मोटिवेशन आता है। फिर उसके बाद जब आपका एक माइंडसेट धीरे धीरे बनता है, लग रहा है कि आपका मोटिवेशन कम हो रहा है, फिर कुछ और देख लिया। ऐसे ही मतलब कोशिश करो कि 1 महीने 1.5 महीने तक एक्सटर्नल सोर्सेस से मोटिवेशन लेते रहो। फिर जो भी आपका अचीव करना है उसके बारे में सोचना स्टार्ट करो कि अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो मेरा तो मतलब ये हो जाएगा, फिर उसके बाद मेरी लाइफ कैसी होगी, फिर आप उस ये चीज में जॉब घुस जाओ। मिलने के बाद क्या होगा, हाँ सैलरी आएगी, गाड़ी आएगी, बंगला आएगा, ये हाँ। आएगा, हाँ, जो तो जिससे जब पैसा, अंदर से वो पैसा से। सोच रहे हो, अंदर से हाँ, आप हाँ वैसा डेवलप कर लो खुद को कि वो फीलिंग आपके अंदर आए जब आप नहीं पढ़ रहे हो या जो भी चीज आपको रिक्वायरमेंट है हाँ, वो नहीं कर रहे हो, तो आपको एक अंदर से आवाज आए, अरे मेरा उसका क्या होगा अगर मैंने हाँ, ये नहीं कर रहा हूँ ये तो। नहीं किया फिर तो। आपके अंदर से मोटिवेशन खुद ब खुद आने लगेगी और बैठ जाओगे करने के लिए। तो भानु सर, थैंक यू सो मच कि आपने हमें ज्वाइन किया और अपना जो वैल्यूएबल एक्सपीरियंस है हमारे साथ शेयर किए आप। हमें उम्मीद है कि जो एस्पिरेंट्स हैं आपसे कुछ ना कुछ सीखा होगा, और आपकी स्टोरी भी कुछ ऐसी है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो गेट क्वालिफाई ना होने के बाद काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और छोड़ देते हैं, फिर कहीं और डाइवर्ट हो जाते हैं। तो आप एक एग्जाम्पल भी हो कि अगर आपका गेट क्वालिफाई ना होता है उसके बाद भी आप हाईएस्ट पेड कंपनीज में सिलेक्शन ले सकते हो उसी एग्जाम के थ्रू। मतलब जिसको आपने क्वालिफाई नहीं कर पाए Yes. उसी में फिर से जा सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ज्वाइन किया और अपना एक्सपीरियंस शेयर किए। मोस्ट वेलकम सर जी। और थैंक यू मनु भाई अपने। आगे भी हम आपसे कभी जरूरत पड़ी तो ज्वाइन होते रहेंगे। थैंक यू मनु भाई अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू व्यूवर्स को ये सारी चीजें बताने के लिए, और सब बाकी लोगों के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू।